अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने सबक जाबिर बिन हया के सवालात को समझा, फिर उनका जवाब भी दे दिया। आज हम इसी सबक यानी जाबिर बिन हयान का तीसरा सवाल यानी सवाल नंबर 3 को, जो मुहावरात पर मुश्तमिल है, हमने उन मुहावरात को इसी सबक यानी जाबिर बिन हयान में पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब बहारिस्तानी उर्दू को सफ़ा नंबर 63 पर खोलिए, जहाँ पर आपको सवाल नंबर 3 दिखाई देगा, जिसमें ये लिखा है कि ज़ैल के मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। प्यारे बच्चों, तो पहला मुहावरा जो है इसमें है फ़िक्र लाहक होना। फ़िक्र लाहक होने का मतलब है फ़िक्र होना, अंदेशा होना, एहतिमाल होना, फ़िक्र करना। इसको हम इस मुहावरे को हम अपने जुमलों में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें फ़िक्र लाहक होने को इस्तेमाल करना है, जिसका माने फ़िक्र होना है, अंदेशा होना है, एहतिमाल होना है, फ़िक्र करना है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसको अपने जुमले में इस्तेमाल करेंगे। हयान, जो कि जाबिर का बाप था, हयान को फ़िक्र लाहक हो गई जब जाबिर ने जन्म लिया और घर का बोझ उठाने की वजह से वो यानी हयान बड़े बड़े जराइम में मुलव्वस हो गया। उसके बाद दूसरा है बोझ पड़ना। बोझ पड़ने का मतलब है भारी पड़ना। जब जाबिर ने जन्म लिया तो हयान के कंधों पर उसका भी बोझ पड़ गया। इस तरह से तीसरा है कोट कोट कर भरना, यानी बहुत ज्यादा भरना। जाबिर बिन हयान में जुस्तजू का मादा कूट कूट कर भरा हुआ था। उसके बाद है चौथा धुन सवार होना। धुन सवार होने का मतलब है शौक होना, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि किसी ख्याल या बात के पीछे लगना। तो जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, जाबिर बिन हया को सोने बनाने का यानी सोना बनाने का धुन जो है वो सवार हो गया था। हम इस तरह भी कह सकते हैं जाबिर बिन हयान को सोना बनाने की धुन सवार हो गई थी। अब एक इसका आखिरी मुहावरा जो है बाबा आदम, यानी बाबा आदम। हाँ, तो जाबिर बिन हयान को केमिस्ट्री यानी इल्मी कीमिया का बाबा आदम माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपकी सहूलियत के लिए इन मुहावरात को मैंने आपके इधर इस वाइट बोर्ड पर भी दर्ज किया है, ताकि आपको समझने और लिखने में आसानी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है सवाल नंबर 3, ज़ैल के मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ज़ैल का मतलब है जो नीचे दिए हुए हैं। इसमें पहला है
फिक्र लाहक होना। फिक्र लाहक होने का मतलब मैंने आपको समझा दिया। फिक्र लाहक होने का मतलब है फिक्र होना, अंदेशा होना, एहतिमाल होना। तो अब हम इस फिक्र लाहक होने को अपने जुमले में इस्तेमाल करेंगे। जाबिर का जन्म जब हुआ, या जब जाबिर का जन्म हुआ तो हया को फिक्र लाहक हो गई, यानी उसके बाप को फिक्र लाहक हो गई कि अब मैं किस तरह से पूरा बोझ जो घर का है कैसे उठाऊंगा। इस तरह से दूसरा है बोझ पड़ना, यानी भारी पड़ना। प्यारे बच्चों, जब जाबिर ने जन्म लिया, यानी जब उसकी पैदाइश हुई, तो हया के कंधों पर ज्यादा बोझ पड़ने का अंदेशा हो गया, जिसकी वजह से वो यानी हयान छोटे बड़े जराइम में मुलव्वस हो गया। इस तरह से कूट कूट कर भरना। कूट कूट कर भरने का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया। वो कूट कूट कर भरने का माने है बहुत ज्यादा भरना। तो यहाँ पर हमने इस कूट कूट के भरने को अपने जुमले में इस्तेमाल किया है। जाबिर बिन हयान में जुस्तजू का मादा कूट कूट कर भरा हुआ था। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से धुन सवार होना, धुन सवार होना, इसका मतलब है शौक पैदा होना या किसी ख्याल या बात के पीछे लगना। तो यहाँ पर हमने इसको इस्तेमाल किया है। जाबिर बिन हयान को सोना बनाने का धुन सवार हुआ था। इस तरह से बाबा आदम, बाबा आदम, क्योंकि बाबा आदम जो है, यहाँ पर हम जाबिर बिन हयान के सबक या मौजू के हवाले से ही बात करेंगे। तो बाबा आदम जो है, इसको हमने इस्तेमाल किया है। जाबिर बिन हयान को इल्मी कीमिया यानी केमिस्ट्री का बाबा आदम माना जाता है। इस तरह से प्यारे बच्चों, इसका आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 4। बड़ा आसान सवाल है, बहुत ही फायदेमंद सवाल है। तो प्यारे बच्चों, क्या लिखा है? सोचिए, यानी आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, आपको अपने सोच से काम लेना है, आपको अपने समझ से काम लेना है। और झैल के जुमलों को पूरा कीजिए। झैल को का मतलब है नीचे जो जुमले लिखे हुए हैं, इनमें खाली जगहें भरी हुई हैं, इनको आपने मुनासिब अल्फाज से भर देना है। तो प्यारे बच्चों, पहला है मिसाल, आपके लिए उधर से ही किताब में दी गई है। आप देखिए मिसाल, ईजाद करने वाले को मौजूद कहते हैं, ईजाद करने वाले को मौजूद कहते हैं। इसी तरह से इसने पहला आपके लिए इसका पार्ट रखा हुआ है, हिस्सा रखा हुआ है। अब आपको बताना है कीमिया बनाने वाले को डैश डैश कहते हैं। सीधी सी बात है, कीमिया बनाने वाले को कीमिया घर कहते हैं। इसी तरह से अतर भेजने वाले को डैश डैश कहते हैं, तो अतर भेजने वाले को अतार कहते हैं। इस तरह से सब्र करने वाले को डैश डैश कहते हैं, यानी खाली जगह में डैश डैश लिखा हुआ है, ब्लैंक है वहां पर, तो आपको लिखना है सब्र करने वाले को साबिर कहते हैं। इस तरह से रंगने वाले को जो रंग करता है उसको क्या कहते हैं? तो रंगने वाले को रंग साज कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से शीशा बनाने वाले को, जो शीशा बनाता है उसको क्या कहते हैं? यानी शीशा बनाने वाले को शीशा साज कहते हैं। इस तरह से लोहे के औजार बनाने वाले को डैश डैश कहते हैं। हम कहेंगे लोहे के औजार बनाने वाले को लोहार कहते हैं। इस तरह से पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? दिमाग लगाना है। आप कहोगे
کچھ اور، میں کہوں گا کچھ اور، لیکن اس کا صحیح جو ہے پڑھانے والے کو معلم کہتے ہیں، پڑھانے والے کو استاد نہیں کہتے ہیں، پڑھانے والے کو معلم کہتے ہیں، ورنہ استاد بہت سارے ہوتے ہیں، کوئی کاریگری کا استاد ہوتا ہے، کوئی گواہ ساز کا استاد ہوتا ہے، کوئی کسی اور شعبے میں اس کا استاد ہوتا ہے، لیکن جو پڑھانے والا ہو، جو آپ کو سبق پڑھاتا ہو، اس کو ڈیش ڈیش کہتے ہیں، اس کو معلم، یعنی اس کو معلم کہتے ہیں۔ اس طرح سے پیارے بچوں، اب علم حاصل کرنے والے کو، یعنی معلم سے آپ علم حاصل کرتے ہو تو آپ کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش، ہاں، آپ کے سیدھا سی بات ہے، آپ کو شاگرد کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، علم حاصل کرنے والے کو شاگرد کہتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کا سبق جو ہے وہ آج ہم نے مکمل کر دیا۔